नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, हर्ष का दिन है हमारे लिए, हमारे रेस्क्यू योगपीठ परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। 31 मई 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में लगातार आयोजित किया जा रहा आज 188वां महासत्र 188 सेशन फेसबुक लाइव माध्यम से रेस्क्यू योगपीठ द्वारा आज के इस महासत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर विजया ऋषिकेश कदम जी, सतारा जिला महाराष्ट्र से। मैं उनका देवनाथ शुक्ला संस्थापक रेस्क्यू योगपीठ तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के महासत्र को आरंभ करने से पहले हम सभी परमात्मा का ध्यान करते हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठकर श्री गणेश वंदना करते हैं। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज 31 मई 2022 राष्ट्रीय वेबिनार में 188वें महासत्र में आज की जो मुख्य वक्ता डॉक्टर विजया ऋषिकेश कदम जी को मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर विजया ऋषिकेश कदम जी सतारा जिला महाराष्ट्र से हैं। योग के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव, साथ ही योगा फैकल्टी हैं मोदिता योगा प्रोफेशनल सेंटर से। आज का जो मुख्य विषय है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनोइया ट्रीटमेंट बाय योगा थेरेपी, जैसे कि सामान्य भाषा में कहते हैं कि नींद में खर्राटे आना, तो उसके लिए योग थेरेपी के द्वारा कैसे उपचारित किया जा सकता है, उस पर व्याख्यान है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस व्याख्यान का आरंभ कराते हैं। आइए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर विजया ऋषिकेश कदम जी के पास। हरिओम सभी को मेरा वंदन और प्रणाम, नमस्कार। मैं अपने पहले तो शुक्रगुजार अदा करती हूँ ऋषिकुल योगपीठ का शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि यहाँ मेरा स्पीच या लेक्चर मेरा डिलीवर करने के लिए। तो पहले मैं उनका धन्यवाद देती हूँ, देवनाथ शुक्ला सर जी का, अनुपम कुमार सर, भगवान दास सर, अजय पासवान सर और भुवनेश शर्मा सर। ये जो आपने आरंभ किया है, ये योग का ज्ञान की ये जो गंगा बांटने का आप काम कर रहे हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सभी को शुभेच्छा देती हूँ। और ये अच्छा तरह से ये काम चल रहा है, ये ज्ञान की गंगा ऐसी ही बहनी चाहिए। ये बात ऋषिकुल योगपीठ के लिए मैं कृतज्ञता पूर्वक नम्रता भाव से प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने ये योग की गंगा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये जो लाइव सत्र चालू है, इसके लिए मैं पहले से धन्यवाद देती हूँ। तो आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्लीप एपनिया के बारे में। आज मैं जो बात करने वाली हूँ कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में, मतलब कि हम अवेयर रहते नहीं है इसके बारे में, हमें मालूम ही नहीं रहता है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है। तो स्लीप एपनिया मतलब क्या? स्लीप मतलब नींद और एपनिया मतलब हमारा सांसों का रोकना। यह क्या हो जाता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हम उसका अवेयर नहीं करते, हम उसकी जागृति नहीं रहती कि हम सांस ले रहे। लेकिन जब हम नींद में हमारी सांस अटक जाती है,
सांस रुक जाती है तो हम अच्छी तरह से नींद भी नहीं ले पाते, तो हमारी नींद भी अच्छी नहीं होती है और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी उसकी उतनी जिसकी सीरियसनेस है वो बिल्कुल ही पता नहीं है। हम जब योगाभ्यास कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो 4 स्तंभ बताए हैं आयुर्वेद में कि आहार, आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका विहार कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य की बात भी वहां की गई है। तो जो स्लीप है, जो नींद है, तो नींद अपनी रेस्ट जो है, विश्रांति का जो पार्ट रहता है वो बहुत लोगों में उसका हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते। मतलब जैसे कि हम स्तंभ बोलते हैं जिसके ऊपर हमारी हेल्थ, हमारी आरोग्यता पूरी तरह उस पर निर्भर करती है। तो आपकी जो नींद है वो अच्छी हो जाने के बाद आपको जो स्फूर्तिलापन, जो आपकी रिजुनेशन पावर बढ़ जाती है। तो जो जो भी दिन में हम काम करते हैं तो रात के समय हमारी जो भी क्रियाएं अपूर्ण रह गई है वो ब्रेन क्या करता है, रात के समय वो ठीक ठाक से काम करता है। तो उसको अच्छी तरह से सभी सिस्टम, सभी सेंसेस वहां हमारे जागरूक नहीं रहते। जैसे कि जब हम सोते हैं, जब हम बात करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तब हमारे सेंसेस वहां अपनी विषयों के पास जाती है। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं तो अपनी इंद्रियां, अपना मन उससे सिकुड़ लेता है, अंदर की तरफ जाता है, तो वो काम नहीं करता। तो मन हमारे इंद्रियों के पीछे नहीं होता। तो जब हम सोते हैं तो हमें कुछ आवाज भी सुनाई नहीं देती, कुछ दिखता भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो ड्रीम है, आपको स्वप्न के तरफ जो कि बंद आंखों के सामने दिखता है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप पूरी तरह गहरी नींद में आ जाते हैं तो आपको कोई भी पता नहीं चलता। तो आज हम इस नींद के बारे में ही जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया मतलब टेम्पररी सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब वहां कुछ समय के लिए हमारी सांस अटक जाती है, रुक जाती है। क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लेने का जो श्वसन मार्ग है, जो सांस लेने का जो नासा से लेकर ट्रकिया तक जो भी मार्ग है, वहां का जो भाग रहता है वो संकीर्ण हो जाता है। तो संकीर्ण होने के वजह से क्या होती है, हवा टकरा के जाती है। तो हवा टकराने की वजह से क्या होता है, एक साउंड निर्माण होता है, वहां पैदा होता है। तो वो जो खर्राटा है वो इसका बेसिक सिम्टम है। हम क्या करते हैं, हम जब सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम खर्राटे ले रहे हैं या नहीं, लेकिन आपके बाजू में जो सोता है उसे पता चल जाता है कि आप खर्राटे ले रहे हैं या नहीं। तो ये बात हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है आज हम देखने वाले हैं। तो जब हम खर्राटे लेते हैं तो जो हवा का मार्ग है वो संकीर्ण हो जाता है। तो संकीर्ण होने के वजह से, क्यों संकीर्ण होता है, वहां इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या वहां की जगह कम होती है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो जो संकीर्णता है, जो हवा टकराती हुई जा रही है, उसकी वजह से ये आवाज निर्माण हो रही है और उसे हम खर्राटा कहते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो प्राणवायु भी हमें कम मिलती है। तो प्राणवायु कम मिलने से हमारी इंद्रियों में बिगाड़ आ सकती है, हमारे सिस्टम में बिगाड़ आ सकती है। हम ऑक्सीजन का महत्व इस कोरोना के दौरान तो जानते ही है, कितना महत्व है। ईच एंड एवरी पेशी को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत रहती है। तो ऑक्सीजन ना मिलने से कोई गंभीर समस्या भी हमारे हेल्थ के ऊपर बनी रहती है। तो आज हम देखेंगे उसके टाइप क्या क्या है। जो हम सांस लेते वक्त हमें पता ही नहीं चलता, दिन भर हम तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वहां हम नियंत्रण लाते हैं। जब हम सांस अंदर लेने का और सांस बाहर छोड़ने का, वो जो कंट्रोल है वो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल 30% हमें दिया गया है। 70% कंट्रोल ये हमारे दिमाग यानी हमारे ब्रेन के ऊपर रहता है। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की लेवल, ब्लड की मात्रा कम हो गई। तो हमारे ब्रेन क्या सूचना देते हैं लंग्स को, सांस अंदर ले लो, इंस्पिरेशन कर दो, सांस अंदर भर ले लो, श्वास अंदर लेना है। और जब हम ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लिबरेट करना होता है, बाहर उसे छोड़ना होता है। तो
लंग्स को ब्रेन क्या ऑर्डर देती है, बाहर छोड़ दो। तो ये क्रिया हमारे ब्रेन के अंडर है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, जो हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जो अब आप सभी योग शास्त्र में डेली आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल 30% दिया हुआ है। तो जब अपनिया की बात आती है तो यहाँ टाइप 3 होते हैं, जैसे कि एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, जहां जो मार्ग है वहां कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब वहां इन्फ्लेमेशन हो या सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, यहाँ की जगह कम हो, तो वहां से खर्राटे निर्माण होते हैं। और जो एक सेंट्रल रहता है, मतलब ब्रेन की तरफ से ही सांस लेने की जो क्रिया है वहां बाधा आती है, वो सांस लेने की ऑर्डर देता ही नहीं है, तो वहां भी स्लीप एपनिया होता है, वो बहुत डेंजरस होता है। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज मिक्स्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन रहता है, सांस लेने की जो ऑर्डर देता है ब्रेन लंग्स के लिए, तो वो भी नहीं होती, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब जो भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आज हम देखेंगे। जैसे कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में जानते हैं कि वो कॉमन टाइप है, हमें बहुत लोगों में ये दिखता है कि जो कॉमनली फाइंड आउट होता है। तो यह जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है हम आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड, आपको दिख रही है सभी को? ओके, यस। अब ओके ओके, धन्यवाद। जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है, देखिए वहां जो ब्लू कलर का जो मार्ग है वो हवा का मार्ग है। पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारे नथुने से सांस, नासा मार्ग से सांस अंदर आ रही है और वो ट्रकिया में, श्वसन नलिका में वो जा रही है। तो सांस नलिका में जाते वक्त वो इजीली जा रही है। लेकिन आप जब सेकेंड स्लाइड में देखेंगे वह ब्लॉकेज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो अपर एयरवेज है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो मार्ग है सांस लेने का, वहां ब्लॉक हो जाता है, मतलब वहां से सांस नीचे जा ही नहीं रही है। तो क्या हो रहा है, सांस जाने का जो मार्ग है वो संकीर्ण हो जाता है, इसीलिए वहां हमें देखने को मिलता है प्रॉब्लम्स। अब यहाँ किस रिस्क फैक्टर्स, किसको ये हो सकती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम? जिनको ओबेसिटी है, जिनका वजन बढ़ गया है, जिनका वेट बढ़ गया है, इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जिनकी शॉर्ट नेक है, मतलब जिनकी नेक ही शॉर्ट है, जितनी लेंथ हमारी नेक की चाहिए उससे कम हो, तो उनको भी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जो जाने का मार्ग है, हवा जाने का मार्ग है, वो भी शॉर्टन हो जाएगा, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है कि जहां इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब आपको सूजन आती है वहां के मार्ग पे, आपको खांसी या आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो आपके गला पैक हो जाता है। नॉर्मली आप नाक से भी सांस नहीं ले पाते, आपका मुंह खुल जाता है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जाने का जो मार्ग है वहां सूजन आ सकती है, तो भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कि डेबिलिटी ऑफ मसल्स, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे मसल का टोन कम हो जाता है। तो टोन कम हो जाने के बाद क्या होता है, वह मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो लूज पड़ते हैं, और जो हमारा लोअर जॉ है वो भी नीचे की तरफ जाता है, तो वो भी ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए वहां के जो मसल्स की टोनिंग होनी चाहिए, जैसे जैसे हम झुर्रिया देखते हैं, चेहरे पर झुर्रिया देखते हैं, जैसे कि वहां के मसल्स का टोन कम हो गया, वैसे ही हमारे गले के अंदर के मसल्स का भी टोन कम हो जाने के वजह से लैक्स हो जाते हैं, वहां के स्नायु लैक्स हो जाते हैं, वहां के मसल्स लैक्स हो जाते हैं, तो वहां भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। और एक प्रॉब्लम कॉमनली फाइंड आउट होती है, जैसे कि स्मोकिंग जो करते हैं वहां उनका जाने का जो मार्ग है वो भी संकीर्ण हो जाता है, वहां भी इन्फ्लेमेशन होती है। और एक पार्ट है जो कि अल्कोहल इंटेक करते हैं, कभी कभी नींद नहीं आती इसलिए लोग अल्कोहल का इंटेक करते हैं, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस टाइम, बिकॉज
जितना आप अल्कोहल इंटेक करेंगे उतने मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो जितने मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे उतने रिलैक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और भी बढ़ेगा। तो उनका खर्राटा ज्यादा आता है, जो अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनका खर्राटा ज्यादा आता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में जा सकते हैं। और भी जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, रक्तचाप बढ़ा हुआ है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जिनको डायबिटीज है पहले से, ब्लड शुगर जिनका बड़ी रहती है, वो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में मात्रा जो है शुगर की वो बढ़ जाती है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जिनके फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिनके फैमिली में ही ये प्रॉब्लम है खर्राटे की, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें कैसे मालूम होगा कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है क्या। तो उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं जो रात में भी आपको दिखते हैं और दिन में भी दिखते हैं। तो जो रात में दिखने वाले सिम्टम्स है वो है स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब खर्राटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आप सांस अंदर ले रहे हैं तो वहां का जो मार्ग है वो संकीर्ण हो जा रहा है। तो संकीर्ण हो जाने से हवा टकराती हुई जा रही है, तो वो जो साउंड डेवलप हो रहा है वो है खर्राटा। तो आपको खर्राटा आता है या नहीं आता है, ये पहले आपको चेक करना पड़ेगा। और जब आपको पूरी तरह नींद अच्छी तरह नहीं आती तो रेस्टलेस बन जाते हैं आप, अस्वस्थता तैयार होती है, रेस्टलेस आ जाता है जब आपकी नींद पूरी तरह नहीं होती। तो जब हम सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं, लेकिन वहां गैस्पिंग, चोकिंग जैसा होता है। तो सांस लेते हैं ऐसा उनका चोकिंग रहता है, तो गैस्पिंग हो जाता है कि हवा कम जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है रक्त में से। तो ब्रेन क्या सिग्नल भेजता है कि जल्दी से सांस अंदर भर लो, तो गैस्पिंग की प्रोसेस होती है, वहां चोकिंग जैसा उनका सिम्टम्स दिखता है। कभी कभी लोगों को ये शिकायत देखने को मिलती है। और एपनोटिक इवेंट आ जाती है, मतलब सांस रुकी तो वो जल्दी से सांस अंदर भर लेते हैं, वो भी वहां हमें रात को दिखने को मिलता है। ये कंप्लेंट पेशेंट करते हैं हमारे पास, जब पेशेंट आते हैं तो वो ये प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस पूरी तरह वो ले नहीं रही है, यह हमको ध्यान में रखना है। और दिन में क्या होता है, देखिए दिन में हमें पूरी तरह हमारी नींद नहीं हुई तो हम आलस्य का अनुभव करेंगे, ड्राउजी फील करेंगे, पूरी तरह हमारी पूरी नींद नहीं होती तो हम स्फूर्तिला, तजेलदार, हमें इतना फीलिंग अच्छा नहीं रहता, तो ड्राउजीनेस रहता है, पूरी हमारी नींद नहीं हुई कंप्लीट। तो उससे क्या होता है, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और हमें वीकनेस जैसा फील होता है, हमारा सर दुखने लगता है, हेवीनेस हेड, हमें हेडेक, हमें हमारा सर दर्द होने लगता है। ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी मेमोरी लॉस, हम भूल जाते हैं हमें क्या करना है, ये भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं दिन में। क्योंकि ये डेंजरस क्यों है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको अलर्टनेस चाहिए, वहां आपका अलर्टनेस नहीं होगा। इफ देयर इज एनी ड्राइवर जो ड्राइविंग करता हो, ऑफिस के लिए जाता हो, तो वहां ड्राउजीनेस आएगा तो रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो हमें वो भी चेक करना चाहिए कि हमारी नींद पूरी हो गई क्या। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस पहले तो हमें वेट हमारा ज्यादा बड़ा नहीं ना, हमारा बॉडी मास इंडेक्स, हमारी हाइट कितनी है, हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना बड़ा हुआ है ये हमें चेक करना पड़ेगा। वेट जब बड़ा हो गया तो क्या होता है, पेट की साइज भी बढ़ जाती है। तो हमारे जो लंग्स है, हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी और जो हमारी थोरैसिक कैविटी के बीच में डायफ्राम का एक मसल रहता है, तो वो पुश हो जाता है। जब हम लाई डाउन पोजीशन में रहते हैं तब हम क्या होता है, हमारा पेट का प्रेशर लंग्स के ऊपर आ जाता है, तो उसका प्रेशर हमारे गले के ऊपर भी आता है। तो जिनको डबल चिन है तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए हमारा वेट कितना है, हाइट कितनी है, हाइट के हिसाब से हमारा वेट तो है ना, ये चेक हमें करना पड़ेगा। फिर हमें हेड एंड नेक एग्जामिनेशन, हमारी नेक शॉर्ट तो नहीं है ना, उसका भी हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन डॉक्टर करेंगे, ये आपको डॉक्टर के पास ही जाके करना है क्योंकि आप खुद से मन से ये नहीं करना है। फिर एक एंडोस्कोप रहता है जो हमारे मुंह से अंदर जाता है और वो चेक किया जाता है कि वहां कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना,
वो भी मतलब टॉन्सिलाइटिस हो, एडिनॉइड्स हो, बढ़ गए हो अंदर के, तो आपको वो सूजन आने की वजह से भी, देखिए आप छोटा बच्चा हो, सांस लेते वक्त आपको वो खर्राटे का भी आवाज देता है, तो वो जो उसको टॉन्सिलाइटिस रहता है तो इन्फ्लेमेशन रहता है, वो भी खर्राटा देता है, तो उसकी भी क्या होती है, पूरी तरह ऑक्सीजन उसे मिल नहीं पा रही होती। इसलिए कभी कभी बच्चे अपने मुंह से सांस लेते हैं, नाक बंद हो गई तो क्या करते हैं, वो मुंह खुला करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमें अंदर क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी होती है, तो ये हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके। और ये वहाँ हमारे ब्रेन की हम रेडियोग्राफ यानी एक्सरे करते हैं तो हमें पता चल जाता है। फिर एक मेजर यहाँ की पॉलीसोमनोग्राफी, जैसे कि हम सोनोग्राफी के सुनते हैं, वैसे ही यहाँ स्लिप स्टडी होती है, दैट इज पॉलीसोमनोग्राफी। ये एक छोटा मशीन रहता है, उससे क्या हो जाता है, पॉलीसोमनोग्राफी जो है वो स्लिप स्टडी है, मतलब यहाँ एक जैसे कि हम ईसीजी निकालते वक्त जैसे हम लगाते हैं वैसे एक मशीन रहता है छोटा सा, और ये पोर्टेबल भी मशीन आज तो अवेलेबल है, मतलब हमें वहाँ हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है, घर में ही ये मशीन हम लगा के क्या करते सकते हैं, उसमें सब रिकॉर्डिंग आ जाता है, जिसमें आप कितने बार उठे, नींद में कितनी बार आप करवटे लेके सो गए, कितनी बार करवटे चेंज की, कितनी बार आप जागे, वहां भी अलर्टनेस वो पता चल जाता है, आपके ऑक्सीजन की मात्रा वहां पता चल जाती है। तो पॉलीसोमनोग्राफी एक स्लिप स्टडी जो है उससे हमें फाइनल डायग्नोसिस मिलता है, तो ये बहुत ही जरूरत है। तो देखिए अब हम देखेंगे उसकी मैनेजमेंट, तो यहाँ मैनेजमेंट पे हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट भी रहती है यहाँ, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है, जो योगा थेरेपी का पार्ट है उसके तरफ हम जाने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिनका वेट बढ़ा हुआ है तो डाइट से एक्सरसाइज से वो हमें प्लान करना पड़ेगा, जैसे कि डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा और एक्सरसाइज प्लान करने पड़ेंगे। फिर हमें अवॉइड फैटी फूड, जैसे कि हम फैटी फूड ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी अवॉइड करना पड़ेगा। देन जैसे कि कुछ बैड हैबिट्स हो, टोबैको च्यूइंग हो, गुटखा ईटिंग हो, तो वो भी हमें बंद करना पड़ेगा। और जैसे कि हम अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहल इंटेक हम बंद करेंगे, स्मोकिंग बंद करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्शन के जो रीजंस है, जो रिस्क फैक्टर्स है, उससे हमें यहाँ वहां से मुक्त होना है, तो ये हमें अवॉइड करना है। फिर जैसे कि कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए सिडेटिव यानी कि स्लिप पिल्स लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं लोग, स्लिप पूरी हो ना हो तो वो भी ना ले, क्योंकि हमें पता नहीं चल सकता। देन जैसे कि हम एक ट्रीटमेंट है, जैसे कि सीपैप मशीन है, वो है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यहाँ एक मशीन मिलता है, उसकी ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक छोटा मशीन रहता है, ये क्या करता है, यहाँ मास्क लगा हुआ रहता है और एक प्रेशर से ये अंदर आ जाती है, मतलब जोर से प्रेशर मेंटेन करने का वहां बटन रहता है, तो प्रेशर से क्या होता है, यहाँ का जो मार्ग है वो खुला रहता है, ये मैनेजमेंट होती है, सीपैप मशीन उसको बोलते हैं। ये मशीन से क्या होता है, रात के समय उनको ये मशीन लगवानी पड़ती है, क्योंकि जब उनके मसल्स लैक्स पड़ते हैं तो संकीर्णता, वहां का जो हवा का मार्ग जाने वाला है वो कम हो रहा है, इसी वजह से क्या होता है, वहां से जाने वाली जो हवा है वो प्रेशर से जब जाएगी तो वो मार्ग खुल जाता है। तो ये मशीन क्या करते हैं, यहाँ की जो जाने वाले जो हवा का मार्ग है वो प्रेशर की तरफ अंदर हवा जाती है, तो क्या होता है, कंटिन्यूस उसका रेस्पिरेशन चालू रहता है। ओके, अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, आज का हमारा टॉपिक नहीं है, जहां टॉन्सिल्स रिमूव की जाते हैं, देन एडिनोक्टोमी, एडिनॉइड्स रिमूव किए जाते हैं, पैलेट सर्जरी होती है, जहाँ की वहां पैलेट कट करते हैं और वो जगह बढ़ा देते हैं, ऐसी सर्जरी है, जैसे कि यूवेलो पैलेटोप्लास्टी है, यूवेलो पैलेटोफैरिंजियोप्लास्टी भी है। ये सर्जरी की जाती है जब मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। अब हम आज का मेन टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, जो कि हमारा मेन पार्ट है यौगिक मैनेजमेंट। आज हम देखने वाले हैं क्या क्या हम यौगिक मैनेजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अब जब हम स्लीप एपनिया की बात कर रहे हैं तो हमारी नींद अच्छी हो, इसीलिए हमारे जो स्नायुओं का टोन है वो बढ़ाना चाहिए, फिर हमारी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे रक्त में से बढ़नी चाहिए, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसमें हमें सेक्शनल ब्रीदिंग सीखना है। सेक्शनल ब्रीदिंग मतलब
जो एस्ट्रासा ने बताया है, उस संस्था ने, जैसे कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरैसिक ब्रीदिंग है, देन क्लेविकुलर ब्रीदिंग है। तो वो जो सेक्शंस है, सेक्शन यानी सेक्शंस इन द योर लंग्स, आपके लंग्स में जो सेक्शंस है वहां से हमें ये ब्रीदिंग करना है। मतलब जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो सांस अंदर लेते हैं तो हमें फोकस करना है हमारे एब्डोमेन के ऊपर। हम सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेट बाहर जा रहा है, पेट बाहर जा रहा है। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है। या हमें धीरे से सांस अंदर लेनी है और धीरे से सांस हमें बाहर छोड़नी है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते वक्त हमारा पूरा ध्यान हमारे एब्डोमेन के ऊपर होना चाहिए। फिर है हमारी थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग मतलब हम जो थोरैक्स, हमारा जो रिब केज है, वहां हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा रिब केज एक्सपांड हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो रिब थोरैसिक ब्रीदिंग में हमारा चेस्ट एक्सपांड होने वाला है। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपांशन हो रहा है, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा चेस्ट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब है बात क्लेविकुलर ब्रीदिंग, मतलब जो हम सांस अंदर ले रहे हैं तो जो हमारा ऊपरी भाग है, जो लंग्स का अपेक्स है, लंग्स के ऊपरी भाग जो है, अपर लोब्स जो है, वहां का नॉर्मली हमारा वहां का गैसेस सेक्शन नहीं होता। तो जब हम अपेक्स की बात कर रहे हैं तब हमारा सांस अंदर लेते वक्त वहां का एक्सपांशन होना चाहिए। जब हम इस पोजीशन में रहते हैं तो हम जब सांस अंदर लेते हैं तो नॉर्मली हमारे शोल्डर ऊपर नहीं जाती, लेकिन जब हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे तब हमें शोल्डर को ऊपर उठाना है। सांस अंदर भर ले और नेचुरली जितना लंग्स खुल जाए, उसकी अल्वेओलाई कोशिकाएं जितनी हवा भर जाए तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फूल जाता है। तो इसी तरह हमें यहाँ सेक्शनल ब्रीदिंग करना है। अब यहाँ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अकार, उकार और मकार, जिसे सिंगिंग एक्सरसाइज करके जाना जाता है। जो हमारा ओंकार है, जो ओंकार चैंटिंग है, जो हम अकार बोलते हैं, उकार बोलते हैं और जो मकार बोलते हैं, तो हमारी टंग यूज की जाती है। टंग जहां हमारी हार्ड बोन को यहाँ नीचे की तरफ ज्वाइन हो रही है, वहां के मसल्स आपके तंग हो जाते हैं, तो वहां के मसल्स का टोन डेवलप हो जाता है। जब आप अकार कर रहे हैं, उकार कह रहे हैं, तो वहां के मसल्स का आपके कंपन यानी वाइब्रेशन कुछ तो वहां जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, अच्छी तरह से वो तरंग निर्माण हो रहे हैं। तो इसका फायदा भी हमें मिल जाता है। जब हम अब इसका सेक्शनल ब्रीदिंग के साथ हम अकार, उकार और मकार साथ में जोड़ेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे, आप जहां बैठे हैं वहां आप क्रॉस लेग पोजीशन करके सुखासन में बैठ सकते हैं। कुर्सी में बैठे हो तो आप पैर नीचे करके आपकी पीठ सीधी कीजिए, दोनों हाथों की आपको पहले चिन्ह मुद्रा बनानी है। जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं तो चिन्ह मुद्रा ये करनी है। फिर सांस अंदर भर लीजिए और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तब सांस बाहर छोड़ते हुए हमें आकार की गुंजन करना है। देखिए, जितना आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है लंग्स की, जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं उसके 5 राउंड हमें करना है। सांस अंदर लेनी है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके एब्डोमिनल फूल जाता है। जब सांस हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग के एक्सहेलेशन कर रहे हैं तब हमें आकार की गूंजन यहाँ करनी है। फिर हम थोरैसिक ब्रीदिंग में आएंगे। यहाँ हमें चिन्मय मुद्रा बनानी है। तो हमारे जो आपके मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर और आपका लिटिल फिंगर है, उसको भी आपको मिटाना है और उसकी आपको फिस्ट बनानी है। और ये आपकी इंडेक्स फिंगर और आपका अंगूठा वो जुड़ाई है, तो हमें वो आपके घुटने के ऊपर रखना है। अब हमें कंसंट्रेशन करना है, सांस अंदर लेते वक्त हमें चेस्ट एक्सपांड करना है। जब हम एक्सहेलेशन करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग में, सांस बाहर छोड़ेंगे तो हम उकार का गुंजन करेंगे। देखें मेरे साथ, आपको फीलिंग हो जाएगा उस कंपन, उस वाइब्रेशन की, उसकी आपकी
एहसास आप महसूस करेंगे। फिर आगे जाके हमें करना है क्लैविकुलर ब्रीदिंग। क्लैविकुलर ब्रीदिंग करते वक्त हमारे शोल्डर आपको खुद से उठाना नहीं है, जितना आप हवा अंदर भर लेंगे तो अपने आप वो बाहर की तरफ खुल जाएंगे। अब हमें करना है आदि मुद्रा। यहाँ अंगूठा अंदर लेना है और दोनों हाथों की हमें फिस्ट बनानी है, हमें नीचे हाथ रखने हैं। जब हम सांस अंदर भर लेंगे तो क्लैविकुलर अपने आप ऊपर आ जाएंगे, अपने जो कॉलर बोन है वो ऊपर आ जाएगा और हम सांस छोड़ते हुए मकार का गुंजन करेंगे। मेरे साथ आप भी दोहराइए। ये देखा हमने सेक्शनल ब्रीदिंग। अब जब सेक्शनल ब्रीदिंग हम साथ में करेंगे, मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग साथ में करेंगे, तो हमें क्या करना है? जब हम क्लैविकुलर ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग साथ में करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? योगिक डीप ब्रीदिंग बन जाएगा। हम सांस अंदर भर रहे हैं तो पहले हमें एब्डोमेन को फुलाना है, फिर थोरैक्स को फुलाना है, फिर क्लैविकुलर के रीजन के एपेक्स ऑफ द लंग्स को फुलाना है। अब सांस हमने पूरी तरह अंदर भर ली, हमारा लंग वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन भी अच्छी मात्रा में हमें मिलने वाला है। जब हम इस योगिक डीप ब्रीदिंग में सांस बाहर छोड़ने वाले हैं तब हमें ओंकार का गुंजन करना है। देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमें ब्रह्म मुद्रा करनी है, दोनों हाथ को फिस्ट बनानी है और हमें नाभि के पास हमें सामने की तरफ रखना है। तो हमारे क्या हो जाते हैं? लंग्स ओपन हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? धीरे से हमें सांस अंदर भर लेनी है पूरी तरह से। रिलैक्स। तो हमने आज पहला पार्ट देखा सेक्शनल ब्रीदिंग का। इसका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्लीप एपनिया के लिए भी नहीं और भी आपको उसके फायदे मिलने वाले, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होने वाला है, आपकी इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन कम होने वाला है, आपको ऑक्सीजन की मात्रा आपके रक्त में बढ़ने वाली है तो क्या होगा? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ने वाली। तो अदर फायदे भी आपको उसके मिलने वाले, अदर बेनिफिट्स भी आपको उसके मिलने वाले। तो हमें सेक्शनल ब्रीदिंग विथ हम ओंकार के साथ दोहराएंगे। तो अकार, उकार और मकार, ये जो हम फोनिक्स, जो हम स्वर बोल रहे हैं, तो जो स्वर से उत्पन्न होने वाली कंपन है यानी वाइब्रेशन, उसके स्पंदन हम फील तो करते हैं लेकिन उसका हमारे पेशियों के ऊपर, हमारे सेल के ऊपर उसका असर हो जाता है तो उसकी टोनिसिटी बढ़ने वाली है। तो देखिए हमें इतना डबल फायदा मिलने वाला है। फिर हम करेंगे योगिक डीप ब्रीदिंग, साथ में करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग के साथ में। और यहाँ हम वार्म अप एक्सरसाइज गले के लिए कर सकते हैं जो कि ब्रह्म मुद्रा है, जो कि हमारे ग्रीवा चालन जो है, ग्रीवा शक्ति विकासक जो क्रिया है, हम बाएं तरफ मोड़ते हैं, फिर हम दाहिनी तरफ मोड़ते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये जो एक्सरसाइज है आपको दोहरानी है ज्यादा से ज्यादा। तो वहां के जो मसल्स है, जब आप लाइंग डाउन पोजीशन में जाते हैं ना, आप करवट लेके सोते हो तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब हम लाइंग डाउन मतलब हम पीठ के बल पे जब सोते हैं तो क्या होती है? हमारे इनडायरेक्टली ग्रेविटी प्रेशर की वजह से जो हमारा लोअर जॉ है वो नीचे की तरफ दब जाता है। तो वहां के जो मसल्स है तो उसकी भी टोनिसिटी हमें बढ़ानी है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? ब्रह्म मुद्रा जो है उसके हमें प्रैक्टिस यानी कि ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया हमें दोहरानी है। आप 5-5 या 10-10 बार कर सकते हैं। फिर देखेंगे हम प्राणायाम, आसनों के बारे में जानेंगे, ओंकार चांटिंग अलग से हम उसका अभ्यास करेंगे, रात के सोने से पहले भी करेंगे तो और भी ज्यादा उसका प्रभाव होने वाला है। और कुछ थ्रोट एक्सरसाइज है वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम जो वार्म अप एक्सरसाइज में बता रही थी उसमें ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया 1, 2, 3 और 4 है। जैसे कि हम देखिए, हम ग्रीवा को हमें पीछे की तरफ लेना है, फिर सामने की तरफ, फिर हमारे गर्दन को नीचे की तरफ कंठकुपा में हमें उसका अंदर लेना है। फिर सांस भरते हुए हम अपनी ग्रीवा को सीधा करेंगे। फिर हम
ब्रह्म मुद्रा में जाएंगे, हम लेफ्ट को टर्न करेंगे, फिर सांस भरते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए हम राइट को जाएंगे, फिर सांस भरते हुए फिर से वापस आएंगे। फिर से हमें गर्दन को रोटेशन करना है, गोलाकार तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। ये भी आप 5-5 बार कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारी जो गर्दन है उसके स्नायुओं की क्षमता, उसकी कार्य क्षमता बढ़ने को हमें चाहिए। फिर ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया जो चौथी क्रिया है, उसका रोल यहाँ ज्यादा रहता है। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं और पेट हमारा बाहर आता है, तभी हमें यहाँ के स्नायुओं को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखिए, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा और यहाँ के मसल, जो गर्दन के मसल्स है, ग्रीवा के जो मसल्स है, उसे रिलैक्स छोड़ देना है। बाहर देखिए, आपको दिख रहा है मालूम नहीं, लेकिन इस गले को, मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। ये आप 25 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज जैसे कि विशुद्ध चक्र पर काम करते हैं, जिसको हम उच्चारण स्थल शक्ति विकासक भी क्रिया है। हमें सांस अंदर भर के लेना है और सामने की तरफ हमें नजर देखनी है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे विशुद्ध चक्र पर लेना है। और हमें जैसे कि लोहार के धोखने की तरह हमें सांस अंदर और बाहर छोड़ना है। देखिए, सांस सीधा हमें खड़े होकर ये करना है, दोनों हाथ हमारे बाजुओं में रहेंगे, हमारा पीठ गर्दन सीधी रहेगी, नजर सामने की ओर रहेगी और हमारा पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर। उच्चारण स्थल विकासक जो क्रिया बताई है, तो हमें वो करनी है। देखिए, सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़ देनी है। संथ श्वसन। तो ये 25 बार आप दोहरा सकते हैं, सांस अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की क्रिया। तो हमें यहाँ फोकस विशुद्धि चक्र पर करना है। तो उच्चारण स्थल विकासक क्रिया, जो हमारा वोकल बॉक्स है, वोकल कॉर्ड जो है, हमारा लैरिंग्स का जो पार्ट है, वहां से हवा जाने वाली है, तो उस मसल्स को भी हमें स्ट्रांग बनाना है। तो ये हम लोहार की धोखनी की तरफ, जैसे कपालभाति आप करते हैं, लेकिन यहाँ हमें फोकस चेस्ट के ऊपर करना है। इससे थोरैसिक ब्रीदिंग, ना कि हम कपालभाति में जैसे कि पेट को हम हिलाते हैं, पेट को अंदर की तरफ लेते हैं, भस्त्रिका की तरफ हमें करना है। लेकिन यहाँ ध्यान हमारे विशुद्धि चक्र यानी उच्चारण स्थल विकास क्रिया हमें यहाँ करनी है। देखिए, और कुछ फेशियल एक्सरसाइज है जहाँ की नोज के एक्सरसाइज है, मतलब वहां के जो नासा मार्ग है, जो जैसे कि हम जलस्वसन उसे कहते हैं, जलस्वसन में हम कपालभाति के पूर्व किए जाते हैं। जैसे कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, नेजल ट्रैक क्लींजिंग मेथड उसको बोलते हैं। सांस, उसके 6 प्रकार होते हैं, सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ना है। 20 टाइम्स आप ये कर सकते हैं। देखिए, ये पहला पार्ट है। अब हम हाथों से हमारी प्रणव मुद्रा लगाएंगे और हमारी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम जलद गति से हम सांस अंदर बाहर करेंगे, तो नासिका मार्ग की हमारी शुद्धता हो जाएगी। देखिए, इसी तरह हमें 20 बार। फिर तीसरा पार्ट जो है, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे और राइट नथुने से हम सांस अंदर बाहर करेंगे। देखिए, अब चौथा पार्ट जो है, वहां क्या करेंगे, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। देखिए, हमारी जो प्रणव मुद्रा है, इसकी हमें मदद मिलके हम उसके साथ ये राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। देखिए, मेरे साथ कीजिए। रिलैक्स। और 5वां जो प्रकार है, उसमें क्या करेंगे, हम राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ओके, रिलैक्स। और जो छठा प्रकार है, उसमें क्या करेंगे, जैसे हम अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं, उसी तरह हमें लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, लेकिन ये हमें जलद गति से करना है। देखिए, तो नेजल ट्रैक, जो नासा मार्ग है आपका, वो भी क्लीन होने वाला है। तो ये भी हमें एक्सरसाइज वहां करने हैं।
फिर कुछ टंग के एक्सरसाइजेस, जैसे कि हम टंग को ऊपर के हार्ड पैलेट की तरफ हमारे कंठकूप में ढकेल सकते हैं, वैसे भी जैसे कि खेचरी मुद्रा है, मांडू की मुद्रा है, वहां की तरफ हमें टंग के भी एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। जो हमारी टंग यहाँ जहां से ओरिजिन होती है, तो वहां के मसल्स भी हमें उसका एक्सरसाइज, जैसे कि हम टंग को बाहर निकाल सकते हैं बाहर की तरफ, जैसे कि सिंहासन हम करते हैं, सिंह मुद्रा निकालते हैं, तब हम टंग बाहर की तरफ निकालते हैं। ये टंग एक्सरसाइज हमारे सिंह मुद्रा, आगे जाके मैं मुद्रा भी बात करूंगी तो वहां भी है, लेकिन आप सिर्फ टंग के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ हमें टंग लेना है, नीचे की तरफ लेना है, साइड में लेना है और दूसरे साइड में लेना है, और टंग को भी हमें घुमाना है। इस तरह हम टंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमें करनी होती है। अब जैसे कि हम आसनों की बात हम जानेंगे, तो विशुद्धि चक्र के ऊपर, जो भी विशुद्धि चक्र के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र यहाँ डिफेक्ट में आ जाता है जो हमारा ऑब्स्टिकल्स खर्राटे में, तो ऑब्स्टिकल्स की अपनिया में हमें विशुद्धि चक्र पर फोकस करना है। तो इसलिए हमें कौन से आसन करना है, तो वहां है मत्स्यासन, सिंहासन, देन भुजंगासन, पूर्वोत्तानासन, मार्जरासन और सर्वांगासन। इसमें क्या होता है, विशुद्धि चक्र पे ऊपर आपको स्किन में दिखाई देता होगा, मत्स्यासन जब आप करते हैं तो आपकी गले के जो स्नायु है उसको स्ट्रेच मिल जाता है, तो उसकी टोनिसिटी भी बढ़ जाने वाली है, तो ये भी आपको यहाँ फायदा मिलने वाला है। तो मत्स्यासन का आप अभ्यास रोज करेंगे, कुछ सेकेंड से स्टार्ट करके कुछ मिनट तक आप ये 1 मिनट पर भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो आपको ये अच्छे तरह से यहाँ उसका फायदा मिलेगा। फिर है सिंहासन। सिंहासन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम पूरी तरह हमारे फेस के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। जो सिंह जैसा दहाड़ता है, वो जो रोरिंग करता है, तो उस वक्त उसकी जिह्वा को वहां बाहर निकालना पड़ता है। तो बाहर निकालने के बाद हमारे मसल को भी, हम चेहरे के मसल को भी स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ हमें उस मसल्स के ऊपर वहां तनाव मिल जाता है, स्ट्रेच मिल जाता है, तो उसकी टोनिसिटी बढ़ती है। तो ये भी हमें यहाँ फायदेमंद होता है। जब हम भुजंगासन का आसन करते हैं तो भी हमारी नेक स्ट्रेच हो जाती है, हमारी अपर बैक बेंडिंग रहती है और हमारा सिर जो है वो पीछे की तरफ होता है। तो आगे की हमारे जो मसल्स है, नेक के मसल्स के ऊपर हमें काम करना है। भुजंगासन के वक्त जब हम करते हैं तो नेक भी हमारी स्ट्रेच हो जाती है, तो ये हमें फायदा वहां मिलता है। फिर है पूर्वोत्तानासन। जैसे कि पूर्वोत्तानासन में इट्स रिवर्स प्लैंक पोज। वह क्या हो जाता है, हमारे नेक के ऊपर जो हमारे थायराइड ग्लैंड भी है, वो जो हम यहाँ जो विशुद्ध चक्र के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम, कभी कभी वहां इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, तो हमें पूर्वोत्तानासन का भी फायदा यहाँ लेना है। फिर है सर्वांगासन, जहां जालंधर बंध लग जाता है, नेचुरली लग जाता है, तो उसका भी हमें फायदा यहाँ मिलता है। फिर हम जो मार्जरासन करते हैं, हम नेक ऊपर की तरफ सांस लेते हुए करते हैं और नेक हमें नीचे की तरफ करते हैं। जब वहां भी थोड़ा हुआ जालंधर बंध लगता है, तो हमें वहां भी मार्जरासन के फायदे। ये इतने इजी आसन है, तो ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्वांगासन के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन बाकी के आसन तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने अभी आपको जलस्ट्रेशन बताए, तो आपको ये भी करना है। ओके, फिर है सेक्शनल ब्रीदिंग। मैंने अभी बताया आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग। अब हम बात करेंगे क्लींजिंग मेथड की। जब हम क्लींजिंग मेथड यानी हम जो क्रिया करते हैं, षटकर्म करते हैं, इसमें से हमें कौन सी क्रियाएं है, जो सिद्धि क्रिया है, इसका हमें फायदा यहाँ मिलता है। जैसे कि हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति में हमारा कफ दोष कम हो जाता है, तो नेचुरली जो बलगम होता है हमारे गले के अंदर, उससे हमें ब्लॉकेज निर्माण होते हैं, तो वो भी कम करने के लिए हमें कपालभाति। और कपालभाति के और भी फायदे हैं, जैसे कि हमें वेट कम करना है, तो उसके लिए भी हमें ये फायदेमंद रहता है। तो हमारा BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस के लिए भी वो असिस्ट करता है। तो हमें कपालभाति का डेली उसका हमें अभ्यास करना है। फिर है जलनेति। अभी हमने देखा इस कोरोना के काल में जलनेति का इंपॉर्टेंस सभी लोग कर रहे थे, पूरी तरह हमें उसका पता चल गया कि नासिका मार्ग खुल जाता है, तो इन्फ्लेमेशन भी वहां नहीं होता।
तो जल नेति का भी फायदा होता है। फिर है दंड नेति, यहाँ दंड हम नाक से अंदर डालते हैं तो वहां जो रबिंग हो जाता है तो कफ दोष हमारा कम हो जाता है, तो ये भी हमें फायदेमंद होता है। देन है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती जो है, जो हम वस्त्र निगल लेते हैं और हमारा कफ दोष वहां भी कम हो जाता है। तो रुद्र धोती जब हम बताते हैं, जब हम शुद्धि क्रिया की बात करते हैं, तो वस्त्र धोती भी यहाँ फायदेमंद होता है। और जैसे कि कुंजल क्रिया या वमन हम जब करते हैं तो हमारा कफ दोष कम हो जाता है। तो इनडायरेक्टली हमें ये, जब हम ये क्रिया करेंगे तो हमारे इन्फ्लेमेशन कम होने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया मुद्रा, मुद्रा का इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं। मुद्रा से हमें प्रसन्नता मिलती है। तो जो मुद्रा है, मुद्रा का आध्यात्मिक भी पर्पज है, लेकिन अब जब हम मुद्रा का अभ्यास यहाँ करेंगे, जैसे कि सिंह मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, हमें टंग का एक्सरसाइज वहां मिल जाता है, तो वहां के मसल्स के टोनिसिटी मिलती है। देन विपरीत करनी, एक मुद्रा के अंदर ही वहां सर्वांगासन के प्रीपोज हम उसके आसन करके भी करते हैं और मुद्रा करके भी करते हैं। तो विपरीत करनी के फायदे तो और भी बताए हैं। वलितम फलितम उसका फायदा है, झुरिया, और हमारी एज भी कम हो जाती है। तो जो झुरिया है, मतलब जो रिलैक्स होने वाले हैं मसल्स, उसके टोनिसिटी बढ़ने के लिए एंटी एजिंग इफेक्ट देने वाला है। फिर ब्रह्म मुद्रा हमने पहले ही देखी, और मांडुकी मुद्रा में भी हम टंग का यहाँ यूज करते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। अब देखेंगे हम जालंधर बंद और जिवा बंद। वो जिवा बंद में भी हम टंग का ही यूज करते हैं, तो उसकी क्या होती है, उसकी टोनिसिटी बढ़ जाती है। अब देखेंगे हम प्राणायाम की बात। अब हमारे अंदर शरीर में 5 प्राण होते हैं, उसमें से उदान जो है, उदान प्राण जो है वो अफेक्ट होता है। तो उदान प्राण के ऊपर जो भी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो हम प्राणायाम करेंगे। तो उसमें से उज्जयी प्राणायाम बहुत बहुत फायदेमंद है, जो कि उज्जयी प्राणायाम के ग्रंथ में तो हमने पढ़ा है कि गले के रोग या कंठ रोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, मतलब जो लैरिंग्स है हमारा, हकलानापन हो या बलगम हो, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो, तो वो सब दूर होता है। जब हम सांस अंदर भर लेते तो वहाँ की जो स्नायु है, हम वो क्या करते हैं, संकीर्णता, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर देते। जैसे कि वैक्यूम पंप में कैसे अंदर हवा आ जाती है, वैसे हम उज्जयी में करते, तो वहाँ की टोनिसिटी भी अच्छी तरह से पाई जाती है। तो उज्जयी प्राणायाम, और उज्जयी का फायदा ये रहता है कि आप कभी भी कर सकते हैं, सोते उठते बैठते वक्त हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो उज्जयी आपको करनी ही करनी है, तो उससे आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो है, अपनी का प्रॉब्लम है, वो कम होता है। देन है उज्जयी प्राणायाम हमने देखा। फिर है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के तो फायदे बहुत बहुत है। जैसे कि भंवरा गुंजन करता है, उस गुंजन से क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो कंपन स्पंदन निर्माण होते हैं हमारे ऊपरी तरफ भाग के, हमारे गले के ऊपर की तरफ, तो वहां के मसल्स के ऊपर भी एक काम करता है। और भी उसके फायदे हैं भ्रामरी प्राणायाम के, जैसे कि हमने ग्रंथ में उसका वर्णन पढ़ा है कि आनंद लीला का एहसास होता है। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है, उसका मेन पर्पज क्या है, हमारे आज्ञा चक्र पे काम करता है। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, वो जो पीनियल ग्लैंड है, वो उससे मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो हमारा नींद का हार्मोन है। तो भ्रामरी का इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, तो आपको भ्रामरी आप सोते वक्त ज्यादा से ज्यादा रोज ही करनी है। तो भ्रामरी से क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होगा, और मेलाटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है, तो आपको नींद अच्छी आने वाली है। और जो मेलाटोनिन है वो हैप्पी हार्मोन का प्रिकर्सर है, मतलब आपको जो सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में सिक्रेट होने वाले हैं। तो हैप्पी हार्मोन से क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको आनंद का एहसास होगा, तो आनंद लीला का एहसास। और भ्रामरी का तो हमने देखा ही है कि रात के समय एकांत में उसका अभ्यास करना चाहिए, तो रात के समय हमें उसका अभ्यास करना ही करना है। और एक बात है, जो प्राणायाम हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे हमें नासिका मार्ग की भी स्वच्छता मिलती है। तो हमें अनुलोम विलोम का भी अभ्यास हम सुबह सुबह कर सकते हैं। लेकिन उज्जयी और भ्रामरी, हमको नींद को जाना है, सोने को जाना है, उस वक्त हमें करना है इसका अभ्यास। ओके, कुछ हम करेक्शंस करेंगे अपने दिनचर्या में, जैसे कि हम रात का जो खाना है 7 बजे से पहले लेंगे, तो क्या होगा, पेट के ऊपर फूला नहीं होगा, तो आपको नींद अच्छी आने में फायदा हो सकता है।
इजीली डाइजेस्टिव फूड इनटेक हमें लेना है। ज्यादा हेवी फूड लिया तो उसका डाइजेशन अच्छी तरह नहीं होगा, तो उसका प्रेशर भी हमारे लंग्स के ऊपर आने वाला है। ओवर ईटिंग हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमें प्रोसेस फूड, तला हुआ खाना, ये हमें खाना नहीं है। जैसे कि हम सोते वक्त हम करवट लेके सोना चाहिए। जिनको ये प्रॉब्लम है वो तो लाइंग डाउन ऑन वन पोजीशन, मतलब आप राइट या लेफ्ट करवट लेके ही सोना है, ना कि आप पीठ के बल पे सोना है। तो ये देखिए, एक बाजू में आप सोएंगे तो वहां का नाक से जाने वाला जो हवा का मार्ग है वो खुलता है। तो स्लिप लाई ऑन वन साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करनी है। अवॉइड टोबैको और गुटखा च्युइंग। देन अवॉइड अल्कोहल इंटेक, ये भी आपको करना है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो है वो हमें बंद करना है, तो डाइट करेक्शन और ये हम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये स्लिप अपनिया के ऊपर अपना विजय पा सकते हैं। तो हमें अच्छी नींद, अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ पाने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तो डाइट करेक्शन, आपके प्राणायाम के करेक्शन, कुछ आसनों का मैंने अभ्यास बताया है जो इजी इजी है, कुछ भी उसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। और कुछ आपको समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आया तो भी उसकी कमेंट कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा। तो आज मैं यहाँ रुकती हूँ, मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। आपने पेशेंस से सबने सुना, इसीलिए धन्यवाद। और मैं ऋषिकुल विद्यापीठ की भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज ये मौका दिया कि आपके सामने मैं ये विषय अपना प्रस्तुत करी। धन्यवाद सभी को। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजया कदम जी को। आज अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव शेयर किया। योग थेरेपी के द्वारा जो पहले से बताया गया, नींद में जो खराटे आते हैं उस पर कैसे उपचारित किया जा सकता है योग थेरेपी के द्वारा। तो योग थेरेपी, योगासना और प्राणायाम जो भी सुटेबल है उसके तहत अलग अलग तरीके से बहुत ही साधारण भाषा में समझाया गया कि कैसे आपको क्या करना है, क्या करके आपको इसमें आराम मिलेगा। तो ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं इस कार्यक्रम में, तो वो बाद में भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, बाद में भी इसको मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जुड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो मैक्सिमम इसको शेयर करें, क्योंकि ये एक लोगों को लगती है एक सामान्य बीमारी है या ये जनरल होता है, ये सभी को होता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उसको उपचार करने का कोई तरीका नहीं निकालते हैं, और वो एक थोड़ा सा उनके लिए एक लिविंग सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, जिससे वो अस्वस्थ ही माने जाते हैं। तो वो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको अनुपालन करें। जो भी आज गाइडलाइन, जो भी आपको जानकारी आज दी गई हमारे इस महासत्र के माध्यम से, निश्चित है कि लाभ मिलेगा और आप अपना जीवन सुखमय व स्वस्थमय बना सकते हैं। आज के इस महासत्र के लिए मैं स्वयं देवनाथ शुक्ला, संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ व पूरा ऋषिकुल योगपीठ परिवार डॉक्टर विजया कदम जी को तहे दिल से धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है, और आगे भी किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित भी करता है, क्योंकि आज का महासत्र विशेष महासत्र था, विशेष जानकारी प्रदान की गई। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। विराम देने के लिए हम पुनः परमात्मा का ध्यान करते हुए शांति पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र का जो है 3 बार उच्चारण करेंगे ध्यानात्मक आसन में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों पर वर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः धन्यवाद, साधुवाद, आभार धन्यवाद डॉक्टर विजय धन्यवाद। कदम जी को। और आज के इस कार्यक्रम को सराहनीय और विशिष्ट बनाने के लिए आज के जुड़े हुए आज के जुड़े हुए जो श्रोता हैं, साधक हैं, उनको भी मेरा जो है धन्यवाद। और आगे से जो है यानी कि कल लगातार पुनः जो है आयोजित होगा शाम 8 बजे वेबिनार 365 दिवसीय, इसमें नए वक्ता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्कार। नमस्ते, हरिओम, सभी को धन्यवाद, हरिओम।